हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितेन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन को भी अगर आपको टोटली फ्री पढ़ना है, हर तरीके से हर चीज़ें सीखनी है, तो प्लीज़ डाउनलोड द मिशन ज्ञान ऐप। फिर से मैं वही चीज़ कहूँगी, हाँ जी, इट्स टोटली फ्री ऐप फॉर ऑल। मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी, एजुकेटर्स को भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपके साथ है और होपफुली अच्छे टीचर्स भी आपके साथ हैं। सो प्लीज़ डाउनलोड द मिशन ज्ञान ऐप फॉर योर नेक्स्ट ब्राइट फ्यूचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर याद आ गई होंगी पुरानी चीज़ें, इक्विलिब्रियम। तो भाई इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अब रेडी हो गया है पूरे तरीके से आपके दिमाग में। अब उसको हमें 1 to 1 सिर्फ क्या करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस लॉ को, गेट रेडी। सबसे पहले जान लीजिए कि किस किस नेम से इसको जाना जाता है। या तो कह दिया जाए लॉ ऑफ मास एक्शन या फिर कह दिया जाए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया। कुछ भी कह दिया जाए, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल चेंज की बात नहीं होगी, यहाँ बात की जाएगी केमिकल चेंजेस की। मीनवाइल हम किसके लिए बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस के लिए। सबसे पहले जानिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो था वो जनाब किन्होंने दिया था, वो थे मिस्टर गोल्डबर्ग एंड वागे। वागा वाटर नहीं है, ये वो वागे मूवी वाले नहीं है, ये है मिस्टर गोल्डबर्ग एंड वागे। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दैम एट ए गिवन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट शुरू होता है, बट एक बार समझ आ गया फिर कोई टेंशन नहीं है। क्या कहा उन्होंने कि गिवन टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, एंड एट दैट इंस्टेंट रेज टू द पावर्स विच आर न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। और एक चीज याद रखनी है, रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स इन द स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिएक्शन। क्या है ये रामायण, आ जाओ समझाए जाते हैं तुमको। अगर मैं कहूँ तुम लोगों से कि होल ओवर हमें 3-4 टर्म पहले सीखनी है, वो टर्म्स क्या हैं, एक्टिव मास, ये बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं। एक्टिव मास की जब बात हुई थी मैंने आपको बताया था किससे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो आपके एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपसे कहा गया है स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशंस, और वहां आपसे क्या भी की गई है कि स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशंस की न्यूमेरिक वैल्यूज की। तो आप कहेंगे कि कोई भी एक्टिव मास आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके आगे जितनी भी वैल्यू दी गई है वो आप उसके पावर्स में यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन से भी अभी समझेंगे। तीसरी चीज़ यहाँ जो मैं आपसे बात करूँगी, हम केपी केसी के पास तो जाएंगे ही, उससे पहले हमें ये टर्म समझ में आनी चाहिए। अब सुनिए, हम अभी तक बात करते आ रहे थे कि इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में आप कह रहे थे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो हमने कहा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है। अब जो चीज़ याद रखनी है कि जब कभी भी आप के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो आप सिंपल सा कहेंगे एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट AMP इज एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, और जो भी आपको उसकी स्टाइकियोमेट्रिक वैल्यू दी गई है वो कहाँ चली जाएगी, उसके पावर में। तो ये मैंने क्या लिखा है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, आगे बात समझ में, अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और लाइकवाइज ये मैंने मान लिया N1। अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो गया, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। यहां तक आप ये चीज जान गए थे कि हम ऐसे किसको साइन कर पा रहे थे, के इक्विलिब्रियम को। अब दो चीज सीखनी है कि के इक्विलिब्रियम में एक वर्ड तो आएगा केसी और दूसरा वर्ड आपके पास आएगा केपी। तो याद रखना है जब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के रिस्पेक्ट में, क्या कहा है मैंने, जब कभी भी आप बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के रिस्पेक्ट में तो आप वहां पर लिखेंगे केसी। दूसरी चीज ये कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, जब कभी भी आपको एग्जाम्पल में एक्वस स्पेशीज से रिलेटेड पूछा गया है, किसके, एक्वस स्पेशीज से रिलेटेड, तो ये आप केमिकल रिएक्शन देख के पहचान पाएंगे। और आप केपी कब फाइंड आउट करते हैं, जब आप बात करते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए।
या फिर गैसियस स्पेशीज के लिए जब आप बात करेंगे तो वहां आप कहेंगे कि हमें यहां पर Kp असाइन करना है, और होल ओवर आप क्या कहेंगे कि यहां आप लिखेंगे प्रेशर टर्म्स के रिस्पेक्ट में। अब इनको हम अभी 1 to 1 अप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने चीजें पता कर ली कि व्हाट इट स्क्वायर ब्रैकेट रिजेंबल्स, ये पॉवर्स में क्या रिजेंबल कर रहा है, कब हमें प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात करनी है, कब हमें रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात करनी है, और साथ साथ Kp क्या कहना चाह रहा है और Kc के रिस्पेक्ट में क्या कहा जा रहा है। बातें क्लियर हैं? चलो अब प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात सुनिए। मान लिया कि एक रिवर्सिबल होमोजीनियस रिएक्शन है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मैं दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ा चुकी हूं, होपफुली याद होगा। होमोजीनियस जब मैंने कहा था व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड इन अ सेम फेज, तो हमने यहां पर कैसा लिया है, रिवर्सिबल homogeneous reaction which has attained equilibrium state at a particular temperature. For example, मेरी reaction है A plus B equilibrium C plus D। अगर मेरा इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से रिएक्शन यहाँ प्रोसीड हो रही है तो सेम स्टेट से वो यहाँ से यहाँ भी प्रोसीड होगी। तो चलिए, मैंने कहा इसके लिए एक्टिव मासेस जो हैं ABCD के, एक्टिव मासेस आप कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। एक्टिव मास को मैंने आपको बताया हम किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो A के लिए ये हो गया, B के लिए ऐसे लिखा जाएगा, C के लिए ये, और ये हो गया आपके D के लिए। इसी तरीके से लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल। तो आपने कहा लेट द एक्टिव मासेस ऑफ ABCD बी A, B, C एंड D इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये हमने मान लिया। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। तो आप कहेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, A और B के। कैसे? ये है आपकी रिएक्शन, A प्लस B गिव्स C प्लस D। तो मैंने आपसे पहली स्टेप क्या कही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B। तो क्या मैं इसको RF कह सकती हूं? Likewise कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड D। तो क्या मैं इसको RB से डिनोट कर सकती हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी 1 to 1 समझना, एक बार सारी चीजों को लिंक कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी बिल्कुल इनिशियल्स में हो। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट कर रही हूं, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया रिएक्टेंट के टर्म में, और बैकवर्ड रिएक्शन को मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया है किसके टर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में। तो मैंने इनको नेम दे दिया RF एंड RB, RF फॉर फॉरवर्ड, RB फॉर बैकवर्ड। तो चलो अगर इसको लिखा जाए फॉर्मूला इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या मैं ये लिखूंगी कि RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैं यहां हटाऊंगी तो RF इज इक्वल्स टू, जब प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वहां पर असाइन किया जाता है। मैंने यहां ले लिया K एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर RF, यानी कि फॉरवर्ड के लिए। तो मैं इसको KF कह देती हूं, A एंड B। आगे बात समझ? तो क्या सेम इस तरीके से आप बैकवर्ड के लिए भी लिख के देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हो। ये लो, बैकवर्ड के लिए लिखो RB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड D। ठीक है, अभी हम KP KC पे नहीं पहुंचे, अभी तुम सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड सीख रहे हो। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को भी हटाएंगे तो RB इज इक्वल्स टू KB C एंड D, ऐसे ही लिखा जाएगा। चेक कर लो, यही लिखा है। अब यहां पर जो KF और KB हैं वो हमारे क्या हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है। तो KF और KB हमारे यहां पर क्या है, रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड के लिए। चलो आगे चलते हैं। अब यहां हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे बात करेंगे। जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे बात करेंगे तो क्या कहोगे, RF इक्वल्स टू RB। तो क्या मैं KF और KB को इक्वल कर दूं, कर दे? तो चलो KF A एंड B इज इक्वल्स टू KB C एंड D। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है ये, और ये प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या निकालना है, हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे निकाल रहे हैं और अप्लाई क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो क्या मैं KF अपॉन KB लिखूंगी? बिल्कुल, ये लीजिए, क्योंकि KF और KB दोनों के रिस्पेक्ट में जब आप लिखोगे तब जाके आपको मिलेगा KC की वैल्यू। तो चलो सबसे पहले मैंने KF की टर्म्स लिखी। KF के साथ क्या था मेरा,
मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात करूंगी तो आपने लिखा KF/KB इज इक्वल्स टू C एंड D अपॉन A एंड B, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से जब आपने KC निकाला तो ये आ गया, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं KF/KB ही आपका क्या कहला रहा है, KC। ठीक है, KC किसके टर्म्स में था, कंसंट्रेशन टर्म्स में। जब हम बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्वस स्पेशीज के रिस्पेक्ट में। और अभी एक्वस स्पेशीज पे हम नहीं गए हैं, हमने सिंपल रिएक्शन लिया है। वहां सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आप कंसंट्रेशन टर्म्स के बेसिस में असाइन करना सीख रहे हैं के इक्विलिब्रियम को। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, KC, जिसको आप रिवर्स में लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू KF/KB। अब आप लिखना भी सीख गए। तो चलो, अब यहां पर KC जो है इसी को आप कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आगे बात समझ में। सो KC हैज अ डेफिनेट वैल्यू फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो दिस इज अ नोट फॉर मेकिंग सम न्यू नोट्स। ठीक है, चलो अब जनरल रिएक्शन में चेक कर लेते हैं। अब सीख गए हैं बनाना, कर लोगे एक बार, बात समझ में आ गई। क्या किया है, सबसे पहले एक्टिव मासेस को लिखना सीख गए, एक्टिव मास लिख लिया। अब उसके बाद अगर उसके साथ में कोई पावर की चीज, पावर में तो हम लिखेंगे, उसको रिप्रेजेंट करोगे। आपको देखना है स्टाइक्योमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है या नॉर्मल इक्वेशन दे रखी है, फिर आपको उसको असाइन करना है। तो चलो एक रिएक्शन देखते हैं सिंपल। मैंने रिएक्शन लिया M1A प्लस M2B प्लस M3C। इससे मेरा प्रोडक्ट बन रहा है N1M प्लस N2N प्लस N3O। तो मैंने कहा मेरी ABC से कौन बन रहा है, MNO। सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये लिख लिया कि भाई मैंने ABC से MNO बनाया, लेकिन मैंने यहां पर इनको जनरेट किया है एक रिएक्शन बेसिस पे, जिससे आप लिखना सीखो। तो सबसे पहले मैं फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूंगी, फिर से वही चीज लिखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपने देखा कि ये तो है आपके एक्टिव मासेस और ये जो है ये है कैसी इक्वेशन, स्टाइक्योमेट्रिक। तो ये कहां चले जाएंगी वैल्यूज, पावर्स में। अब यहां पर कोई न्यूमेरिक टर्म भी होती तो आप उसको कहां लिख देते, इसकी पावर में। सिंपल टर्म है। तो सबसे पहले एक्टिव मास को रिप्रेजेंट किया, देन आपने लिख दिया ये M1, सेम B सेम C। तो कैसे हो जाएगा, A M1 B M2 C M3, लिख लिया यहां तक। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आया हमारा KF, सेम रिवर्स सेम चीज लिखी है हमने आगे। अब इस KF को आप क्या कह रहे हो, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, यानी कि फॉरवर्ड रेट वेलोसिटी कांस्टेंट। ये तो आप पता ही है। अब सेम चीज क्या बैकवर्ड के लिए भी लिख लें एक बार, क्योंकि हमें होल ओवर तो K इक्विलिब्रियम निकालना है। तो एक बार बैकवर्ड का भी लिखो। अब बैकवर्ड में क्या दे रखा है, N1M N2N प्लस N3O, तीनों लिख लिया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे, KB आ गया, और KB हमारा क्या है, बैकवर्ड। तो चलो अब इसको अरेंज कर लेते हैं। अब इक्विलिब्रियम पे हमें पता है कि RF तो भाई RB के इक्वल है, यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड के इक्वल है। तो हम इसको इक्वल में लिख देते हैं। अब यहां से क्या असाइन करोगे, KC। अब KC लिखोगे तो KC का फॉर्मूला क्या था, KC इक्वल्स टू KF/KB, यही था। रख दो टर्म्स को, KF की टर्म्स रख दो MNO ABC, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में होता है तो ये चीज क्या हो जाएंगी, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, लिख दिया आपने। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो बात समझ में आ गई। तुम्हें ये लिखना समझ में आ गया कि ये नहीं लिखा जाता एग्जैक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये चीज ऐसे आ गई KF/KB करके। तो आपने ये पूरी टर्म लिख ली। अब यहीं पे न्यूमेरिक वैल्यू होती तो आप उसको पावर में लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। ये लो, अब एक एग्जाम्पल देती हूँ, इसको लिखना। मैंने एग्जाम्पल दिया है, राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। तो कैसे लिखोगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक्टिव मास को लिखोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में लिख के और फिर असाइन कर दो। लिख दी हमने सबसे पहले किस किस की लिखी, अगर बैकवर्ड की फॉरवर्ड की लिखोगे तो ये हो जाएगा N2 और ये H2 और ये हो गया थ्राइस, और बैकवर्ड की लिखोगे तो क्या हो गई NH3।
ये हो गया, और होल 2, क्योंकि ये जो टर्म्स है ये हमारी कहाँ चली गई, पावर्स में, तो ये पावर मैंने यहाँ लगा दी, ये पावर यहाँ लग दा। अब डायरेक्ट हमने निकाला के इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या करोगे, वही केसी का वाला कॉन्सेप्ट, तो केसी निकालना है यहाँ पर KF/KB कर दो, तो केसी आपका आ गया यहाँ पर NH3 का होल ट्वाइस, क्योंकि प्रोडक्ट ही है, अपॉन कहाँ से प्रोडक्ट बना है, रिएक्टेंट से ही तो बना है, तो ये लो N2/H2 होल थ्राइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार पता है तुम्हारे लिए क्या आता है एग्जाम में, इन टर्म्स में भी आ जाता है या फिर यहाँ पे भी आपको इनकी मोल्स में वैल्यू दे रखी होती है, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट निकालना होता है, वो भी हम सीखेंगे। पहले एक से एक स्टेप हम ये लिखना सीखते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल को चेक करो, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, लिख दो फटाफट से स्टेट, क्या करोगे, PCl3 प्लस Cl2। अब प्रोडक्ट में हमारे पास दो क्वांटिटीज है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जो 2 से 3 टर्म में आ रहा है वो नीचे आएगा, नहीं, प्रोडक्ट को ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट को नीचे लिखना है। ये लो प्रोडक्ट लिख दिया, रिएक्टेंट लिख दिया। एक और एग्जांपल चेक करो, चलो, थ्राइस ऑफ A प्लस ट्वाइस ऑफ B गिव्स C प्लस 4D, तो क्या करोगे, ये जो है ये चले जाएंगे कहां पर, पावर्स में, लिख दें फटाफट से, क्या हो जाएगा, C प्लस D होल 4/A3B2, यही किया है, बढ़िया, कर लोगे। अब लिखना आ गया लॉ ऑफ मास एक्शन, कितना इजी था, नाम सुन रहे थे तब तक डर था, उसके बाद तो ये बहुत इजी निकल आया। कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखना है हर चीज में। आ जाओ, अब कुछ फॉर्म्स देखते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और फॉर्म्स ऑलरेडी अभी मैं बता चुकी हूँ, दो ही फॉर्म्स हैं, KP और KC। KP कब, जब प्रेशर के टर्म में बात की जाएगी, गैसियस स्टेट में बात की जाएगी, तो आप प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, और KC कब लिखा जाएगा, जब आपके पास एक्वस स्टेट में दी गई है स्पेशीज, तो आप वहां पर KC लिखेंगे। ठीक है, आ जाओ, KC इज कंसंट्रेशन फॉर्म, KP इज पार्शियल प्रेशर फॉर्म। ठीक है, तो चलो पहले पार्शियल प्रेशर चेक करते हैं। The individual pressure exerted by the gaseous substances of the total pressure, उसी को आप क्या कह रहे हैं, partial pressure of the gaseous substances। ठीक है, आ जाओ, अब एक closed vessel के अंदर चेक कर रहे हैं हम इसको, gaseous molecule के लिए मैंने एक closed vessel लिया है, बार बार इस चीज को बहुत बार रिकॉल करा चुकी हूं, क्लोज्ड वेसल बोल दे तो भी दिमाग में नहीं भी लिखा है क्वेश्चन में तो भी क्लिक हो जाना चाहिए कि गैसियस के लिए ही बात होगी, और गैसेस दिया हुआ है तो क्लोज्ड वेसल होगा। ठीक है, अब हवा को ओपनली लोगे क्या गैसेस मॉलिक्यूल्स को, कि लो जी आपको एक ओपन बाउल ला के दे दिया और बोल दिया ये गैसेस पार्टिकल्स है, बताओ, वो तो गायब है ना, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो आपने कहा ये मेरे गैसेस मोल्स हैं A, B एंड C, D। ठीक है, और उन्होंने उनकी वैल्यूज भी दी हुई है स्टाइक्योमेट्रिक, N1 मोल, N2 मोल, N3 मोल एंड N4 मोल। अब यहाँ आपसे P पूछा गया है टोटल, समझ रहे हैं आप बात, गैसियस, और पूछा गया है P टोटल, मीन्स कि यहाँ पर आपको KP असाइन करना है, गैसियस स्टेट की बात हो रही है, KP निकाला जाएगा। तो चलो पार्शियल प्रेशर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स इनटू P टोटल, और P टोटल कहाँ से हमें गिवन है, तो हम ऑल ओवर इसको लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स। उसी को आप कह रहे थे मोल फ्रैक्शन, मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर दोबारा से खोल के देख लेना, और वहां भी ये टर्म मिल जाएगी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसी को आपने कैसे असाइन कर लिया कि हम जब प्रेशर के टर्म में निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल, यानी कि टोटल प्रेशर। ये लो, कर लोगे, आ जाओ। तो अब एक बार चेक कर ले, अब कैमी आ गई है यहाँ पर फिर से, आपकी फेवरेट कौन है, ये कैमी। अब कैमी के दिमाग में क्वेश्चन चला, कैमी ने बोला लेट अस सपोज कि मैं आपको 4 मोल्स दे रही हूं 4 अलग अलग रिएक्शन बेस पे, तो कैमी ने कहा लेट N1, N2, N3 एंड N4 टोटल इक्वल्स टू कैपिटल N। ये कैमी का दिमाग है। चलो अब कैमी के दिमाग के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना है, सिर्फ प्रेशर टर्म्स में कंडीशन चेक करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं A मोल्स के लिए बात करूं तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूं N1 अपॉन कैपिटल N, इसके रिस्पेक्ट में, और किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में। सेम ऐसे ही आपने PB के लिए लिख दिया, PC के लिए लिख दिया, PD के लिए लिख दिया, क्योंकि कैमी ने आपको कहा मैंने 4 मोल्स के रिस्पेक्ट में बात की है, N1, N2, N3 एंड N4, और टोटल भी उसने हमें मोल्स दे रखे हैं। तो आपने चारों टर्म्स को लिख लिया, कैमी ने बोला मुझे तो टोटल बता दो, तो आपने क्या करा,
टोटल के लिए चारों टर्म्स को प्लस कर दिया, PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD, तो यहां से आपका टोटल प्रेशर निकल के आ जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। बात समझ में आ गई? तो कैमी ने दिमाग लगाया ऐसे ही, क्योंकि कैमी का दिमाग कब चलता है? जब वो कुछ खा लेती है। देख रहे हो ना, कैमी अपनी मोटी होती जा रही है थोड़ी थोड़ी। क्यों? क्योंकि कैमी को केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। अब इसको जितना इंटरेस्ट आता है ना, उतना ये बैठे बैठे खाती है और खा के इसका दिमाग चलता है, और दिमाग चला के क्वेश्चंस लाती है, और क्वेश्चंस बड़े उम्दा लाती है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। एक एग्जाम्पल से चेक कर लें आप, चीज़ें लिखना जान गए। अब क्वेश्चन आपसे किस तरीके के पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी एक दो बार देखो। अ वेसल कंटेन 5 मोल ऑफ A एंड 10 मोल्स ऑफ B। एक कंटेनर है जिसमें A के कितने मोल्स हैं? 5, और B के कितने मोल्स हैं? 10। ठीक है। अब आपसे कहा गया है अगर टोटल प्रेशर जो है यहां पर वो कितना है? 18 atm है, तो आपको यहां पर पार्शियल प्रेशर निकालना है गैसेस का। निकाल दो। पार्शियल प्रेशर निकालने में कहां दिक्कत है? क्या करोगे? A और B दोनों के रिस्पेक्ट में आपको मोल्स दे रखे हैं और टोटल प्रेशर दे रखा है, तो 1 to 1 चेक करना पड़ेगा। तो पहले A के लिए बात कर लें। A के मोल्स कितने गिवन हैं? 5। ठीक है। और साथ में आपको बात करने के रिस्पेक्ट में करनी है टोटल मोल्स, यानी कि क्या करोगे? दोनों मोल्स को प्लस कर दोगे, 5 प्लस 10, तो ये हमारे टोटल मोल्स आ गए 15 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर हम करते थे। प्रेशर हमें कितना दिया हुआ है? 18 atm। ये लो चेक कर लो, 5 3 15, 3 6 18, ये आ गए आपके पास प्रेशर A के रिस्पेक्ट में। PA के मोल्स आ गए। सेम ऐसे PB के, क्योंकि उन्होंने किसका पूछा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, तो आपको इंडिविजुअल निकालना है। सेम ऐसे B का चेक कर लो। B के कितने मोल्स गिवन है? 10, ये लिख दिया। टोटल मोल्स 15, प्रेशर कितना है? 18, चेक कर लो, क्या आ गया? 12। कर लोगे? बढ़िया। चलो नेक्स्ट। अब सुनो थोड़ी से ज्ञान की बात। When the reactant and products are in gaseous state, then partial pressure can be used instead of concentration। इस बात को चीख चीख के 50 बार बोल चुकी हूँ, रट जानी चाहिए। ठीक है। At a definite temperature, as the partial pressure of a substance is proportional to its concentration in the gas phase, तो क्या करेंगे? Let us suppose हमने ये रिएक्शन ले ली, M1A plus M2B gives N1C plus N2D। तो चलो अगर पार्शियल प्रेशर्स हमारे क्या है इक्विलिब्रियम पर, PA PB PC PD, कंसंट्रेशन टर्म में तो लिखना सीख ही गए थे, अब प्रेशर के टर्म में लिख लो। तो आप कैसे लिख दोगे इनको? Kp इज इक्वल्स टू PC, वही प्रोडक्ट PD और रिएक्टेंट A और B लिख दिए, M1 M2 और N1 N2। चलो अब देखनी है रिलेशन किस किस के बीच में? Kp और Kc के बीच में। अब आपको रिलेशन देखना है यहाँ पर, तो क्या करोगे? ये रिलेशन कैसे इन्वॉल्व होता है? द रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड फॉर रिएक्शन नॉट इन्वॉल्विंग लिक्विड्स। तो लिक्विड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि Kp डिफाइन ही नहीं है लिक्विड्स के लिए। इसको नोट लिख लो, चाहे घर पर नोट बना के गले में टांग लो, चाहे अपने घर में लगा दो, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन है। क्योंकि एग्जामिनर को ये पता है ये तो लिखना सीख गए, तो ये हो सकता है लिखवा लेगा, बहुत बढ़िया बात है। नहीं लिखवाए तो ये बात पूछी जाएगी सीधे कि भाई Kp लिक्विड्स के लिए क्यों नहीं है एप्लीकेबल है। तो समझ गए? अब मान लिया हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या है? M1A plus M2B gives N1C plus N2D। लिख दो फटाफट से। कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिख डाले। आ जाओ अब इसमें Kp कैसे लिखोगे? वही प्रेशर के टर्म्स में लिख दो, PC N1 PD N2 PA M1 PB M2। अब मुझे एक बात बताओ, अब जब गैसियस की बात हो रही है बार बार, तो क्या आइडियल गैस याद नहीं आई तुम्हें? PV इज इक्वल्स टू nRT, और इस PV इक्वल्स टू nRT को हम किसका रिलेशन निकाल रहे हैं? Kp Kc का। तो बात सुनना, क्या मैं इस V को यहाँ ले जाऊँ तो N/V RT हो गया, और इस N/V को ही हम क्या कह रहे हैं? CRT, यानी कि मैं कंसंट्रेशन टर्म्स में इसको लिख सकती हूँ। तो मैं इस Kp का रिलेशन निकालना है हमें, क्योंकि यहाँ आपको ये सब पता है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, वॉल्यूम है। चलो आगे आ जाओ।
तो मैंने कहा यहाँ पर मेरा ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन टर्म्स में P इज इक्वल्स टू RT, किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, सिंपल, यहाँ मेरा एक्टिव मास है। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर मैं लिखूँ तो चारों टर्म्स लिख लूँ पहले रिएक्शन की, AART, B, C एंड D, यही लिखिए। अब सेम वही चीज़, क्योंकि मैंने अभी तुमको बताया P इज इक्वल्स टू क्या हो गया, CRT, तो भाई मैंने इसे कंसंट्रेशन टर्म से रिलेट कर दिया, और कंसंट्रेशन टर्म्स को क्या हम ऐसे लिखते हैं, यही बताया है, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। तो लिख डालो C1, सॉरी नॉट 1, CN1, क्योंकि इसके ऊपर हमें क्या क्या गिवन था, N1, N2, M1, M2, RT के रिस्पेक्ट में भी यही चल रहा है। तो तुमने देखा तुम्हारे पास KP का रिलेशन क्या आ गया, C, D, A, B, और हमने RT को ले लिया कॉमन, तो क्या हो जाएगा वहाँ जाके N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2, देखो चेक कर लो, यही हो गया। तो रिलेशन तुम्हें यहाँ से क्या मिल गया, KP इक्वल्स टू KC RT डॉट डेल्टा N, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा N की, नंबर ऑफ मोल्स। और जब बात हो रही है बार बार गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए, तो ये क्या हो जाएगी, G, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो आपके पास KP KC का रिलेशन क्या आ गया, बढ़िया सा, RT डेल्टा N G। अब दिक्कत नहीं होगी कि ये रिलेशन कैसे आया, अभी समझ लिया पूरा, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर कहूँगी एक बार खुद से इसको सॉल्व करके देखना, एक बार में नहीं भी होता है, देख देख के करना, फिर आ जाएगा, बहुत इजी है, एक बार लिंक करना बढ़िया से सीख लो। आओ अब नोट, अब ये RT आ रहा था बार बार, इसमें R कौन है, गैस कांस्टेंट, वैल्यू क्या होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इसी को आप कहते हैं दिस, और इन शॉर्ट आप इसको ले लेते हैं, हम मेजरली इसको कितना लेते हैं, 2 कैलोरीज, ठीक है, पता है, पढ़ चुके हो। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ KC फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ KP। अब यहाँ आपको KC की वैल्यू निकालनी है और KP आपको गिवन है, ठीक है। तो चलो 1-to-1 रिएक्शन हम चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं NOCl की बात करूं, रिएक्शन हमको कैसे फेज में दे रखी है, गैसियस स्टेट में, ये गैसियस दिख गया, ट्वाइस ऑफ NOCl गिव्स ट्वाइस ऑफ NO प्लस Cl2। अब यहाँ हमें KP की वैल्यू दे रखी है, KP कितना है हमारा 1.8 × 10⁻⁻², ये आपको गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से सबसे पहले निकालोगे डेल्टा Ng, कैसे निकाला, डेल्टा Ng कैसे निकाला, 2 + 1 - 2, क्योंकि यहाँ 2 मोल्स हैं, तो 2 + 1 यानी 3 - 2, क्या हो गया, 1 आ गया, कर लोगे। तो यहाँ से आपका डेल्टा Ng भी आ गया 1। अब KP इज इक्वल्स टू, हमें फॉर्मूला पता है क्या है, KP इज इक्वल्स टू KC RT डेल्टा Ng, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। अब यहाँ से क्योंकि मुझे निकालनी है KC की वैल्यू, तो मैं यहाँ से इसको इसके नीचे ले जाऊँ, फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, KC के लिए KC इज इक्वल्स टू KP बाय RT, वैल्यूज रख दो। KP की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.8 × 10⁻⁻², R क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, कितना लेंगे, 0.8 × 600, हमें टेम्परेचर गिवन है एट 600 केल्विन, और दूसरे में कितना है 1173, वो भी चेक करेंगे। आपने होल ओवर चेक किया, मैथ्स लगाई अपनी, और कितना आ गया 3.65 × 10⁻⁻4, कर लोगे कैलकुलेट। चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट तुम सॉल्व करो, एक मैंने बता दिया, सब गिवन है। KP दे रखा है 167, डेल्टा Ng निकाल लो फटाफट से, 1 आ गया, वैल्यू पुट कर दो, सेम वही चीज़, एग्जैक्टली वही, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे यहाँ तक। तो देखो यहाँ पे आपने लॉ ऑफ मास एक्शन को भी बढ़िया से समझ लिया। अभी मैंने एक एक दो दो एग्जाम्पल्स ही दिए हैं, हम लोग न्यूमेरिकल सेशन में बहुत सारे करेंगे। यहाँ मैंने, क्योंकि टॉपिक के साथ में अगर आप एक दो एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर आपके साथ एग्जाम्पल्स लेके चले हैं। अब मैं कहूँगी एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, इसी से रिवील करता हुआ है, इसलिए इस सेशन को एक बार फिर से देखो, चेक करो कहाँ पर तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो या फंस रहे हो। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।